आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल बहुत सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जैसे कि एम्बेसी से रिलेटेड है ये आर्टिकल। एम्बेसी का क्या रोल होता है, कैसे डिप्लोमेटिक वर्क करता है, एम्बेसी क्यों बनाई जाती है, उड़ीसा में विमेन के अगेंस्ट क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, सीजेआई ने क्यों कॉन्स्टिट्यूट की है बेंच जस्टिस वर्मा के खिलाफ। कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और उनके बेस्ड हैं, ये एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस देखेंगे और उससे रिलेटेड बहुत अच्छा एमसीक्यूज देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी हो जाए। देखो पहला आर्टिकल जो हमारा है वो एम्बेसी से रिलेटेड है। कैसे एम्बेसी से रिलेटेड है, क्या रोल है? देखो एम्बेसी क्या होता है, किसी भी कंट्री का होस्ट कंट्री में, मतलब मान लो अमेरिका का ऑफिस जो है इंडिया में बनाया जाता है, तो ये होस्ट कंट्री कहलाएगी। तो होस्ट कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल का रेजिडेंस होता है, मतलब एज अ एम्बेसी एज अ वर्क करती है जैसे फॉरेन टेरिटरी है। यहाँ पर आप किसी के बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते एम्बेसी में अगर घुस गया है वो। और एम्बेसी में जो कर्मचारी हैं अगर उन्होंने क्राइम किया है तब भी उस होस्ट कंट्री की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखोगे तो एम्बेसी के बारे में अदर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या? डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर अफेयर्स को देखते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लो जो आपके प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है और मेंस में तो इम्पोर्टेंट है ही कि एम्बेसी के बारे में कुछ लिखने को आ जाए। पहली इम्पोर्टेंट चीज़ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि किसी कंट्री का दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंटेशन को डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, वो वहाँ के गवर्नमेंट के अफेयर्स पे ध्यान रखते हैं और देखते हैं कि उनके जो सिटीजन्स हैं, क्या उनको कोई परेशानी तो नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखोगे, बाइलेटरल रिलेशन। ये जो जो एम्बेसीज होती हैं, इसमें डिप्लोमेट जो होते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल और स्ट्रेटेजिक टाइज को, कि कैसे दोनों कंट्री के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को बढ़ाया जाए। काउंसलर सर्विसेज देखती हैं। अगर तीसरा पॉइंट आप देखोगे तो काउंसलर सर्विसेज जो है किसके द्वारा, एम्बेसी के द्वारा दी जाती हैं अपने सिटीजन्स को। जैसे क्या है, मान लीजिए यूएसए के कुछ सिटीजन इंडिया में टूरिज्म वीजा पे आए हुए हैं घूमने। अब उन्हें कोई घटना हो गई, रेप केस हो गया, छेड़ दिया गया, पासपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो काउंसलर सर्विसेज दी जाती हैं। और अदर कंट्री के लोग भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं एम्बेसी में, और उनको यहाँ इस कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चौथा पॉइंट अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्शन नेशनलिस्ट। वही बात आ गई, अगर रेप केस है और कोई माइग्रेंट वर्कर आए हुए हैं और कोई सिटीजन आया हुआ है, तो उनको कैसे अरेस्ट से बचाया जाए, कोई एक्सीडेंट से बचाया जाए, उनको सेफ्टी की इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये कंट्री कैसी है, इस कंट्री में आप कैसे रह सकते हैं, ठीक है? और पाँचवाँ अगर पॉइंट देखोगे, इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टिंग करती है कि होस्ट कंट्री में किस तरह का एनवायरनमेंट है, हम अपनी कंट्री को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकें। इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ स्पाई नहीं होता। इंटेलिजेंस का यहाँ मतलब है कि रिश्ते कैसे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डेवलप हो सकें, इस क्षेत्र में इसमें वर्क किया जाता है। तो एम्बेसी का ये वर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। छोटा-सा पॉइंट है, मगर आपने पढ़ लिया और इसे छोड़ दिया। आपको पता ही नहीं है एम्बेसी क्या रोल करती है, एम्बेसी का क्या मतलब है, डिप्लोमेट का क्या मतलब है, क्यों इंडिया में और स्टेट में ये एम्बेसी बनाई जाती है, ये सब पता होना चाहिए। दूसरी हेडलाइन क्या है, जो उड़ीसा है, उड़ीसा में विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है। मगर अगर आप इंटरनेट या गूगल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा एब्सोल्यूट नंबर में, मतलब यहाँ पर रेट कोई नहीं है, पर लाख, पर करोड़। एब्सोल्यूट नंबर में देखोगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विमेन के अगेंस्ट क्राइम मिलेगा और देन महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। अदर इम्पोर्टेंट चीज़, अगर यूनियन टेरिटरी या फिर ये रेट वाइज देखोगे पर लाख, तो दिल्ली में आपको सबसे ज्यादा क्राइम देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। और एक अदर ये चीज भी हम एक डिस्कस करेंगे, जो विमेन अगेंस्ट क्राइम, विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन का ये आर्टिकल आया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है कि इससे रिलेटेड आर्टिकल आपको, कभी कभी आप खाली बैठे हैं, आपके पास टाइम है, तो आपको पता होना चाहिए विमेन के वेलफेयर से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं। जैसे आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी होना चाहिए, तो इसमें विमेन के लिए रिजर्वेशन की सुविधा की जा सकती है। आर्टिकल 15 कहता है कि आप
विमेन को एम्पावर करोगे तो इसके तहत विमेन को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। आर्टिकल 21 डिग्निटी की बात करता है। आर्टिकल 23 जो है हरासमेंट से बचाने की बात करता है। ऐसे ही सेक्शन है 498 आईपीसी का, तो उसमें देखने को मिलेगा विमेन को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी क्लियरिटी हो जाए कि कैसे हम न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसी चीज आती है तो हम कैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे और कैसे हम उसका लीगल प्रोविजन देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है सीजेआई से। सीजेआई एग्री टू कॉन्स्टिट्यूट बेंच टू हियर पीली ऑन बिहाफ ऑफ द जस्टिस वर्मा। देखो यशवंत वर्मा का केस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रिमूवल प्रोसेस भी देख चुके हैं, मगर अभी जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा जो इंटरनल कमेटी बनी है जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में, क्या हुआ जो हमारे पूर्व जस्टिस थे, जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना ने रिकमेंड किया था इनको रिमूव करने से रिलेटेड। अब इन्होंने क्या कहा है, जस्टिस यशवंत वर्मा वर्मा को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील कपिल सिब्बल जी, उन्होंने कहा है कि इन हाउस कमेटी रिमूवेबल का ऑर्डर नहीं दे सकती क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और ये पार्लियामेंट के अंडर आता है। अब पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूव करे अंडर आर्टिकल 124। ये आपको पता होना चाहिए और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर ये बेसिक चीज है जो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं और कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये सॉरी कौन सा ऐसा लीगल प्रोविजन है जिस एक्ट के तहत रिमूव किया जाता है। तो यहां पर अब क्या किया है सीजेआई जो गवई जी हैं उन्होंने कहा है कि हम नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, वो रिकमेंड करेगी, देन रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को जाएगी। अब पार्लियामेंट जो है उसको रिमूव करता है या नहीं करता है ये पार्लियामेंट के ऊपर है, क्योंकि ये देखो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री में अभी तक इंडिया में किसी भी जस्टिस को रिमूव नहीं किया गया है इन इन द बेस्ड ऑन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। तो ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। आर्टिकल 124 आप रट लो और आप जो है लीगल जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1963 उसको भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीजें डिस्कस की, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अब जो इलेबोरेट आर्टिकल लाए हैं उसको देख लो। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इसने क्या किया है जो पीस कीपर्स हैं, देखो बेसिक चीज क्या है, यूएन पीस कीपर्स जो हैं बहुत सारी कंट्री में पीस स्टेबलाइज करने के लिए दो कंट्री के बीच में लगाए जाते हैं। जैसे क्या गोलन हाइट पर आप देखोगे तो इसराइल और सीरिया के बीच ये गोलन हाइट है, यहाँ पर यूएन पीस कीपर दिखेंगे। तो इनका मेन मकसद होता है दो कंट्री के बीच पीस को स्टेबलाइज करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं ये बहुत सारी कंट्री से आते हैं और इंडिया से लार्ज नंबर में जो यूएन पीस कीपर विदेशों में अफ्रीका में मतलब अदर कंट्रीज में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो दिसंबर 2022 में फॉर्म हुआ था ये एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशन मेंबर्स की और अदर स्टेट की, कि जो यूएन पीस कीपर अगर किसी कंट्री में काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या करना चाहिए, तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए और अगर उनके अगेंस्ट क्राइम देखने को मिलता है तो जो लोगों ने क्राइम किया है उसके अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। जैसे इसराइल ने अभी यूएन के जो हेडक्वार्टर था पैलेस्टाइन में उस पे भी अटैक किया था। ठीक है, तो ऐसे इसराइल के अटैक निकल कर आते रहते हैं, अफ्रीका में अटैक निकल कर आते रहते हैं। तो यही बात की गई है। तो इसमें मेंबर 40 तो यूनाइटेड नेशन मेंबर दिखेंगे, इंडिया इसे को चेयर कर रहा है। देखो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये इनफॉर्मल ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि ये एक स्टेचुटरी ग्रुप है या यूनाइटेड नेशन का ग्रुप है। तो इसलिए इस आर्टिकल को लाया गया। अब इसका वही पर्पस है कि लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जा सके जो क्राइम कर रहे हैं पीस कीपर्स के खिलाफ। यही सब बातें यहाँ बताई गई हैं कि यूएन पीस कीपिंग के ऑपरेशन में कोई भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए जिससे क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी उसकी अपहोल्ड करने में प्रॉब्लम हो। यूएनएससी का एक रिजोल्यूशन है 2589, ये याद रख लेना आप, कहीं नोट कर लेना, कहता है अकाउंटेबिलिटी फॉर अटैक ऑन पीस कीपर्स।
जब आप पीस कीपर्स पर अटैक होगा आपकी कंट्री में, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है किसके द्वारा? यूएन पीस कीपर्स पर अटैक किया गया। तो ये बेसिक चीज़ थी जो आपको पता ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड। अभी क्या हुआ है रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है इंडिजीनियसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 एंड अग्नि-1 विद द टेस्ट कहाँ पर की है? चांदीपुर, उड़ीसा में की है। इसके अलावा आकाश, जो आकाश प्राइम है, इसका एडवांस वर्ज़न भी टेस्ट किया है। आकाश प्राइम एक डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम क्या होता है? मान लो यहाँ पर आकाश प्राइम है और इसके ऊपर मिसाइल्स लगी हैं। अब आकाश प्राइम क्या करेगा? अगर मान लो यहाँ ड्रोन उड़ रहा है, इसको फर्स्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया गया था। अब ये ड्रोन पे ये मिसाइल अटैक करेगी और इस ड्रोन को मार गिराएगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आकाश प्राइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में डिफरेंस। देखो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी बनाती है। आप बैलिस्टिक मिसाइल देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये कभी-कभी एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है। एटमॉस्फेयर के बाहर जाने का मतलब क्या है? ये ट्रोपोस्फेयर के बाहर चली जाती है। एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और कुछ पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्रेटोस्फेयर्स में चली जाती है, जबकि क्रूज़ मिसाइल एटमॉस्फेयर में ही रहती है और ये लैंड से बहुत नियर अबाउट ऐसे चलती है। तो इसको क्या करना डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसको डिटेक्ट करना बहुत ईज़ी होता है। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्पीड, बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, सुपरसोनिक होती है। देखो पहली चीज़ देख ली, दूसरी चीज़ देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक होती है, जबकि क्रूज़ मिसाइल आपको सबसोनिक और लो सुपरसोनिक मिलेगी। मतलब इसकी स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर होती है या थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। जबकि आप देखोगे बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, कभी-कभी हाइपरसोनिक 5 गुना ज़्यादा तक देखने को मिलती है, ठीक है? गाइडेंस और इसका कंट्रोल कैसे होता है? तीसरा पॉइंट देख लो, बैलिस्टिक मिसाइल को इनिशियली गाइड किया जा सकता है। आप क्या है इनिशियल फेज़ में गाइड कर सकते हैं, फिर इसको गाइड नहीं किया जा सकता, फिर ये फ्री फॉल गिरती है। मतलब जो टारगेट आपने सेट कर रखा था, वहाँ गिर जाएगी। अगर ये टारगेट मूव कर गया, तो अटैक नहीं हो पाएगा। जबकि क्रूज़ मिसाइल को आप देखोगे गाइड किया जा सकता है होल टाइम, मतलब कॉन्टिन्यूअसली आप गाइड कर सकते हैं। आप लगातार उसको गाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्रूज़ मिसाइल किस तरह से काम करती है। अगर चौथा पॉइंट आप देखोगे तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, प्रिसिशन जो होता है बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया ये पैराबोलिक होती है, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत ईज़ी होता है। जबकि आप देखोगे क्रूज़ मिसाइल इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 5वाँ पॉइंट देखोगे एक्यूरेसी लेस एक्यूरेट होती है क्या? बैलिस्टिक मिसाइल मैंने बताया कि टारगेट मूव कर जाता है। यहाँ पर आप देखोगे ये एक्यूरेट होती है क्योंकि इसे हम कंटीन्यूअसली गाइड कर सकते हैं। ये बेसिक है, फाउंडेशन है जो आपको पता ही होना चाहिए। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करूँगा। जो सुनता हो वो प्लीज़ कमेंट और हमारी वीडियो को स्प्लिट ज़रूर कर दें क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है। अब यहाँ पर यही बात बताई गई है कि क्या हुआ है चांदीपुर जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पर पृथ्वी 2 और अग्नि-1 मिसाइल का हमने इंडिजीनियसली क्या किया है टेस्ट किया। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में। पहली बात ये है ये शॉर्ट रेंज है। रेंज इसकी कितनी है? अगर आप इसकी रेंज देखोगे तो 250 से 350 किलोमीटर तक ये वार करती है। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल आप ये जान लो बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस ही होती हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा किस प्रोग्राम के अंदर? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये 1983 में सॉरी 1983 में अब्दुल कलाम जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जब एपीजे अब्दुल कलाम जी लीडरशिप रोल कर रहे थे और डीआरडीओ के एज ए डायरेक्टर थे। तो इस प्रोग्राम को 1983 में स्टार्ट किया गया। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मेन फंक्शन क्या था कि हम पृथ्वी मिसाइल डेवलप करेंगे, अग्नि मिसाइल डेवलप करेंगे, आकाश मिसाइल डेवलप करेंगे, त्रिशूल मिसाइल डेवलप करेंगे और नाग जिससे हम छोटे अटैक करते हैं ये डेवलप करेंगे। तो ये
पाथ एन करके आप याद कर सकते हो और ये प्रोग्राम के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो मैंने आपको 2-3 बेसिक चीज़ें बताई कि ये पृथ्वी टू मिसाइल शॉर्ट रेंज होती है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसको डीआरडीओ के जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके अंदर लॉन्च किया गया है। इसकी रेंज मैंने आपको बता दी और आप ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इसमें प्रोपल्शन सिस्टम होता है ये लिक्विड होता है। ठीक है? इनिशियली वारहेड आपको इस न जो है वो मिलेगा। जब मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो उसकी स्टेज होती है ऐसे। तो जो इनिशियली जब फ्यूल दिया जाता है तो वो सॉलिड फ्यूल होता है, फिर लिक्विड भी देखने को मिलता है। ये कैरी कर सकता है कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड, मतलब न्यूक्लियर बम इससे गिराया जा सकता है, ये याद रखना। अग्नि 1 मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। इसकी रेंज देखो कितनी है भाई, 700 से लेके 900 किलोमीटर तक रेंज है। इसको न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट आकाश प्राइम के बारे में। आकाश प्राइम क्या है? एक अपग्रेडेड वर्जन है आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। ये इंडिजीनियसली एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर इसमें डेवलप किया गया है। मतलब आप जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी की सहायता से पता लगा सकते हैं और टीरेन और एक्यूरेसी का डेवलप कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया पहली बार इसको जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत यूज़ किया गया था। अदर इम्पोर्टेंट चीज़, इसे एल्टीट्यूड इतने पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डिफेंस रेंज है 25 से 30 किलोमीटर है। ये बेसिक चीज़ आपको पता ही होना चाहिए। और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में मैंने डिफरेंस बता दिया है, क्या होता है बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल में। अब हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। देखो कम पढ़ो मगर अच्छा पढ़ो। भाई मैंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम भी बताया जो डिफरेंट आर्टिकल बनता है पूरा, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल भी बताया जो पूरा अलग आर्टिकल बनता है। तो इस तरह से जब अलग-अलग पढ़ोगे तो बहुत टॉपिक बन जाएँगे, मगर मैं एक में ही पढ़ा देता हूँ जिससे बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो बेस्ड हैं पीवाईक्यूज़ पर, हमारे यूपीएससी में आए हुए और बहुत अच्छे से डेवलप किए गए हैं। तो क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड विमेन से रिलेटेड। इन विमेन से रिलेटेड लीगल सेफगार्ड को जो है बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 15(3) के अंदर स्पेशल लॉ इन फेवर ऑफ विमेन, विमेन से रिलेटेड स्पेशल लॉ बनाया जा सकता है उनके फेवर से, बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट। ठीक है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट विमेन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये तो आपको मैंने बताया ही है। आर्टिकल 23-24 में आपको ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से रिलेटेड और जो बेगार मजदूरी होती है उससे रिलेटेड मिलेंगे, ये भी ठीक है। सेक्शन 498 आईपीसी डील विद द डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये भी बिल्कुल ठीक है। और हमने ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, पोस एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ पोस, इसको नाम बदल दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसे 2013 में पास किया गया ना 2010 में, तो ये गलत है। तो चौथा आप यहाँ काट दो, तो आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप आंसर देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो आर्टिकल 15(3) के अंदर, मतलब क्लॉज 3 के अंदर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है विमेन के फेवर में कोई भी लॉ रिजर्वेशन ला सकते हैं। आर्टिकल 23 के अंदर आपको पता ही है कि ट्रैफिकिंग पे बैन लगता है। आर्टिकल ये सेक्शन आईपीसी का 498 ए जो था या है, अगर आप ये इसे नई आईपीसी तब्दील हुई है तो उसमें डिफरेंस आ जाए तो बात अलग है। ये हस्बैंड के द्वारा जो डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है उसके अगेंस्ट है और ये एक्ट पोस्ट एक्ट 2013 में पास हुआ। ये मैंने पूरा डिस्कस भी किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक मैंने डिस्कस कर दिया था आपको कि कौन-कौन से आर्टिकल में क्या-क्या प्रोविज़न है और एमसीक्यूज़ पूरा मैंने आपको बताया था। अब ये नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ताकि आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल क्लियर होते चले जाएँ। तो आर्टिकल 5 कहता है सिटीज़न बाय डोमिसाइल एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 या फिर ये होगा 26 नवंबर 1949, इसमें से 2 डेट में से 1 डेट होगी, ये देख लेंगे हम लोग। तो जब कमेंस किया गया था, तो उस टाइम पर क्या देखने को मिलेगा कि डोमिसाइल जिसके पास है उसको सिटीज़नशिप ऑटोमैटिकली मिल जाएगी, ठीक है।
आर्टिकल 6 ग्रांट सिटीजन्स राइट टू माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 जुलाई 1948। ये गलत है। ओनली मतलब ये इसके आफ्टर के भी आएंगे तो आर्टिकल 6 में दिया गया, बिफोर और आफ्टर दोनों प्रोविजन है, तो ये गलत हो गया यहाँ से। तो दो में ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो बी ऑप्शन बता। आप देख लेते हैं। आर्टिकल 9 प्रोहिबिट ड्यूल सिटीजनशिप। भाई आप किसी आर्टिकल 9 के तहत किसी कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी कैंसिल हो जाएगी, आप लॉस कर जाएंगे इंडिया की सिटीजनशिप। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 10 एम्पावरमेंट, पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है फ्यूचर एक्विजिशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड सिटीजनशिप से, तो चौथा भी ठीक है। आप यहाँ देख लो। आर्टिकल 5 करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? आपका कमेंसमेंट के टाइम पर आपका होम है, डोमिसाइल है। डोमिसाइल का मतलब होम ही होता है। उस टाइम किसके पास इतने कागज होंगे? तो आर्टिकल 5 ठीक है। आर्टिकल 6 इनकरेक्ट क्यों? बिफोर और आफ्टर 19 जुलाई 1948 के कवर करता है, और वो जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से इंडिया में, तो ये गलत हो गया था यहाँ पर, मगर ये सही बताया। बिफोर और आफ्टर है, उसमें केवल बिफोर दे रखा था। आर्टिकल 9 में ड्यूल सिटीजनशिप मना की गई है। आर्टिकल 10 में सिटीजनशिप को रेगुलेट किया जाता है विया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। आर्टिकल 11 देखेंगे, थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़न है। 11 और 10 में डिफरेंस देखेंगे क्या है। ठीक है? अब क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन बहुत पूछती है। क्रूज़ मिसाइल आर गाइडेड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, टिपिकली फ्लाइंग विदिन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही है। क्रूज़ मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही फ्लाई करती है, और अदर इंपॉर्टेंट चीज़, क्रूज़ मिसाइल को थ्रू आउट द फ्लाइट गाइड किया जा सकता है, लास्ट तक गाइड किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल आर मोर सुटेबल फॉर न्यूक्लियर वारहेड ड्यू टू देयर हाई स्पीड एंड लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी। बता। बिल्कुल सही है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है भाई, और लॉन्ग रेंज भी होती है, तो इसलिए इसको अच्छा होता है, तो दूसरा भी सही है। क्रूज़ मिसाइल आर जनरली हार्डर टू डिटेक्ट देन बैलिस्टिक मिसाइल बिकॉज़ दे फ्लाई एट लो एल्टीट्यूड एंड कैन अवॉइड रडार। बिल्कुल सही। लो एल्टीट्यूड पे जैसे मान लो ये लैंड है, अब यहाँ पर ये बिल्कुल मूव करेगी, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाएगी, पैराबोलिक पाथ बनाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल आर गाइडेड टिल दे हिट द टारगेट। बिल्कुल गलत। बैलिस्टिक मिसाइल को इनिशियली आप टारगेट कर सकते हैं, सॉरी गाइड कर सकते हैं, फिर आपको गाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो चौथा गलत हो गया, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया। आप आंसर देख लो, 1, 2, 3 है इसका, और ये सॉल्यूशन दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक काम ज़रूर करिए, हमारे चैनल को शेयर और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं।